हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। और चैप्टर 1 जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की और इसके साथ ही समझेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो केमिकल इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन में एलिमेंट्स के सिंबल का यूज किया जाता है या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल फार्मूले का यूज किया जाता है। इसके साथ ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में भी लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये सब भी लिखना चाहिए। कहाँ पे? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच जो एरो होता है उसके ऊपर या नीचे। तो ये हो गई केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और कैसे हम जानेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो है या कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार मास कैन नाइदर क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इन एलिमेंट्स का जो टोटल मास होता है, ये टोटल मास उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उन रिएक्टेंट्स में जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उनके टोटल मास के इक्वल होता है या फिर बराबर होता है। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में ऐसी कंडीशन है तो फिर वह केमिकल इक्वेशन जो होगी बैलेंस्ड होगी। अब हम किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है किसका? केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल इक्वेशन हमारी क्या है? Fe प्लस H2O, फिर इसके बाद एरो, फिर है Fe3O4, फिर H2 यानी प्लस H2। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने का जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है कि हम इस इक्वेशन में मौजूद जो फार्मूले हैं, इन फार्मूले के चारों तरफ क्या करेंगे? बॉक्स ड्रा करेंगे। तो जब हम बॉक्स ड्रा करेंगे और जब बॉक्स ड्रा करने के पश्चात क्या करेंगे कि बैलेंस करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि इन बॉक्सेज के अंदर जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम डिस्टर्ब न करें। अब बारी आती है सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमने तो सभी फार्मूले के ऊपर बॉक्स ड्रा कर लिए। सेकेंड स्टेप में हमें ये करना है कि जो केमिकल इक्वेशन दी गई है, इस केमिकल इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स हैं, इनको लिखना होगा। तो यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन में एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट्स के साइड और प्रोडक्ट्स के साइड, दोनों तरफ देखेंगे तो हमें कुल 3 एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। कौन कौन से? आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों एलिमेंट्स के हम नंबर ऑफ़ एटम्स लिखेंगे। तो ये जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी होंगे और राइट हैंड साइड में भी होंगे। तो पहला जो एलिमेंट है आयरन, आयरन के नंबर ऑफ़ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने होंगे? 1 होंगे, यानी रिएक्टेंट्स के साइड में 1 आयरन एटम होगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड में 3 आयरन एटम होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 आयरन एटम राइट हैंड साइड में। इसी तरह से हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे। कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरह से हाइड्रोजन के 2 एटम्स राइट हैंड साइड में। इसी तरह से ऑक्सीजन का 1 एटम लेफ्ट हैंड साइड में और 4 एटम्स राइट हैंड साइड में। तो ये सेकेंड स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें ये जो केमिकल इक्वेशन दी गई है, इसमें
ऐसा कंपाउंड चुनना है जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हों, फिर चाहे वो कंपाउंड रिएक्टेंट्स की तरफ का हो या फिर प्रोडक्ट्स की तरफ का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Fe3O4, इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। कितने हैं? 7 हैं। और इसके अलावा इस कंपाउंड में अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिनके की नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, आयरन और ऑक्सीजन। तो आयरन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं जबकि आयरन के 3 हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। तो ऑक्सीजन हम देख रहे हैं प्रोडक्ट्स की साइड में 4 एटम्स हैं, किसके? ऑक्सीजन के। इसी तरह से रिएक्टेंट्स के साइड में ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है। दाहिने तरफ या राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही एटम है। तो अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो H2O है यानी जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है यानी जो वाटर का फार्मूला है वो डिस्टर्ब न हो। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स के बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम्स बराबर हो गए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 4 का मल्टीप्लाई करके O4 लिखें। H2O4 अगर हम लिखेंगे तो ये जो है वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, यानी जो फार्मूला जो हमारा वाटर का है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें बैलेंस इस तरह से करना है कि जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड है वो बना रहे। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप 3 में ये जो केमिकल इक्वेशन है ये पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम स्टेप 4 की बात करेंगे। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि हमने अभी ऑक्सीजन एलिमेंट को बैलेंस किया। अब शेष 2 एलिमेंट्स बचे, कौन कौन से? आयरन और हाइड्रोजन। तो आयरन और हाइड्रोजन में से हमें किसी एक को बैलेंस करना होगा। तो हम सबसे पहले चुनते हैं हाइड्रोजन को। तो अगर हाइड्रोजन को हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें यानी वाटर मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जबकि राइट हैंड साइड में यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में केवल 2 ही हाइड्रोजन एटम हैं। तो हम हाइड्रोजन एटम्स के नंबर को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4H2। अब हमारा ये जो इक्वेशन है ये पार्टली बैलेंस्ड है। अब हम बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, हमारे 2 एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो गए, किसमें? केमिकल इक्वेशन में। अब हम लास्ट वाला एलिमेंट्स बैलेंस करेंगे। तो लास्ट में कौन सा एलिमेंट बचता है, Fe या आयरन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस केमिकल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में Fe के 3 एटम्स हैं, किसमें? Fe3O4 में। और जबकि लेफ्ट हैंड साइड में Fe का एक ही एटम है। तो दोनों तरफ Fe के एटम्स को बराबर करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड वाले Fe में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 3Fe। तो अब हम दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो 3 आयरन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं और 3 ही आयरन एटम्स राइट हैंड साइड में हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड हो गया, यानी कंप्लीट रूप से बैलेंस्ड हो गया। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, स्टेप 6 में हम देखेंगे कि या हम चेक करेंगे कि जो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट जो है उसके एटम्स को काउंट करेंगे, किधर? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी और राइट हैंड साइड की तरफ भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन के 3 एटम रिएक्टेंट्स की साइड में और इसी तरह प्रोडक्ट्स की साइड में भी आयरन के 3 एटम्स। तो यानी इस केमिकल इक्वेशन में आयरन एलिमेंट्स बैलेंस्ड है। इसी तरह से अब हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है।
इसी तरह से अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस है। स्टेप 6 तक हमने केमिकल इक्वेशन जो थी उसको बैलेंस्ड किया। स्टेप 7 में हम क्या करेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन हमारी है, इस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनके फिजिकल स्टेट्स को हम सिंबल के द्वारा दर्शाएंगे। तो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी जो गैसियस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड स्टेट्स होती है वो क्रमशः रिप्रेजेंट की जाती है किन नोटेशंस के द्वारा, जी, एल, ए, क्यू और एस के द्वारा। यानी कि जी का मतलब है गैसियस स्टेट, एल का मतलब है लिक्विड स्टेट और ए क्यू का मतलब है यानी एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी हो तो वो क्या होता है, वाटर में उसका सॉल्यूशन होता है। तो रिएक्टेंट और या फिर प्रोडक्ट के वाटर में सॉल्यूशन को दर्शाने के लिए AQ सिंबल या नोटेशन का यूज किया जाता है। और लास्ट में एस जो है, एस का मतलब होता है सॉलिड स्टेट। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस किया था इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आयरन जो है ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसको हमने एस से दर्शाया है। इसी तरह से वाटर जो है, जनरली वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में वाटर स्टीम के रूप में आया है। तो स्टीम, वाटर स्टीम को हम जी के द्वारा दर्शाते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट्स में हम देखें तो Fe3O4 सॉलिड के रूप में है, तो इसीलिए यहाँ पे एस लिखा गया है। 4H2 जो है गैस के रूप में है, तो यहाँ पे जी लिखा गया है, यानी 4H2 गैसियस स्टेट में है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो ये जो केमिकल इक्वेशन है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को जी के द्वारा दर्शाया गया है, यानी ये गैस है। इसी तरह H2 को जी के द्वारा दर्शाया गया है, ये भी गैस है। और यहाँ पे CH3OH को L के द्वारा दर्शाया गया है, ये लिक्विड है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी जो कंडीशंस होती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट, तो ये कंडीशंस जो होती हैं इन कंडीशंस को केमिकल इक्वेशन में दर्शाना ज़रूरी होता है। तो ऐसा इसको दर्शाने के लिए जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच एरो होता है उस एरो के ऊपर या नीचे हम इन कंडीशंस को दर्शाते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में हम देख रहे हैं 340 या 340 ATM, यानी यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।